हाय फ्रेंड्स, आज का 20 टॉप प्रश्न आप लोग के सामने दिया जा रहा है। डेली आप लोग को 20 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के सामने क्विज के रूप में जो दिया जाता है और आप लोगों ने डेली ध्यानपूर्वक इस क्विज को खेलकर बहुत सारे बातों को प्रश्नों को उपयोग में ला रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसके लिए आप लोग का थैंक यू है। चलिए ठीक है, तो आज का 20 प्रश्न की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। आपका पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध क्या है? महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? आपका प्रश्न है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? ऑप्शन ए गृह त्याग करने को, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति की घटना को, ऑप्शन सी सारनाथ में प्रथम उपदेश को, ऑप्शन डी ज्ञान प्राप्ति की घटना को। आप क्यों आंसर भेजे? बहुत सारे तो आंसर भेज चुके हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है जल्द ही भेजने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आपको आंसर बता रहे हैं, कुछ का आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका आंसर आपका है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है, सारनाथ का प्रथम उपदेश जब दिए थे सारनाथ में, तो हाँ इनका नाम पड़ा था, मतलब इसका इस घटना का नाम पड़ा था धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब हम इसकी सारे ऑप्शन की चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है गृह त्याग करने को, गृह त्याग करने को। तो गृह त्याग आप लोग को पता है, गृह त्याग की घटना इनकी 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था और क्या कहलाया था? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाया था? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी, इस घटना का नाम नहीं दिया गया है ऑप्शन बी के बारे में, सिर्फ याद करना ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जो है बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करते हैं, मृत्यु प्राप्ति। ऑप्शन डी आपका है मृत्यु प्राप्ति। तो मृत्यु प्राप्ति घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। क्या कहलाया है? महापरिनिर्वाण कहलाया है। क्लियर हो गया? ध्यान करिए बात का, ऑप्शन सी जो है सारनाथ में प्रथम उपदेश है, ठीक है। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो याद रखना है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने है, आपके सामने प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 2, हीरा अपरूप है, अर्थात हीरा किसका अपरूप है, इसके बारे में पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है चांदी। वाह, कुछ का आंसर तो आ चुका। चलिए बहुत अच्छा, इसी प्रकार आप क्विक आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है, ताकि कुछ टाइम मिले तो हम क्या करें, आप लोग को डिस्कस जो है थोड़ा सा और व्याख्या करें, थोड़ा सा और बढ़िया से करें। चलिए ठीक है, तो प्लीज़ जो इस चैनल में नया जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दें, और अगर प्रश्न आप लोग को अच्छा लगना स्टार्ट हुआ है तो लाइक का बटन भी दबा दें। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो रहा है कि हीरा प्रूफ है, किसका है? तो हीरा प्रूफ है कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग का बहुत सा आंसर सही आ रहा है, अच्छी बात है, मेहनत आप लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी प्रकार आप लोग मेहनत कीजिए और आप लोग का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। बिहार सरकार बहुत सारी वैकेंसियाँ देने वाली है, ठीक है। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो हीरा अप्रूफ है कार्बन का। आप लोग को पता है कार्बन के 2 अप्रूफ है, हीरा और ग्रेफाइट। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं इस पर और चर्चा करते हैं कि हीरा के बारे में। हीरा क्या है? एक पारदर्शी रत्न है। क्या है? एक पारदर्शी रत्न है। और एक इसका मेन पॉइंट याद करना है क्या, कि हीरा जो होता है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह पॉइंट एकदम हमेशा याद रखना है, ठीक है। उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 आपका है भारत माता मंदिर है, ठीक है, यानी भारत माता मंदिर कहाँ है इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। भारत माता मंदिर कहाँ है, तो आपका ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। चलिए ठीक है, क्विक आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, हाँ इसी प्रकार आप लोग जल्दी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आ चुका है आंसर, चलिए बहुत अच्छा। तो इसका आंसर बता रहे हैं भारत माता मंदिर कहाँ है, तो ऑप्शन ए वाराणसी में। कहाँ है, ऑप्शन ए में है, क्लियर, वाराणसी में है। याद रखना भारत माता मंदिर जो है हरिद्वार में भी स्थित है, ठीक है, लेकिन हरिद्वार का नाम है मदर इंडिया मंदिर। क्या है, मदर इंडिया मंदिर, याद रखना है, बहुत चीज इसका हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो भारत माता मंदिर अब कहाँ है, तो वाराणसी है, और वाराणसी में कहाँ है, तो महात्मा गांधी काशी, ठीक है, विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में यह अवस्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किए थे शिव प्रसाद गुप्त या शिव प्रसाद गिरी बोल सकते हैं, ठीक है, शिव प्रसाद गुप्त किए थे। और भारत माता ये जो मंदिर वाराणसी में है इसका उद्घाटन स्वयं महात्मा गांधी किए थे 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में है। अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हरिद्वार वाला बात करते हैं कि भारत माता मंदिर जो है हरिद्वार में कहलाता है मदर इंडिया मंदिर, जिसकी स्थापना 1983 में हुआ था। और इसका उद्घाटन, इसका निर्माण जो किए थे सत्यमित्रानंद, कौन किए थे, सत्यमित्रानंद किए थे। और इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी की थी 1983 में। क्लियर हो गया बात को, तो बहुत सारे डिस्कस इस पर आया है। एक मुख्य क्वेश्चन है हरिद्वार किस राज्य में पड़ता है, तो हरिद्वार जो है उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर, तो बहुत सारे डिस्कस इसमें हो चुकी है, तो ध्यान करना, बहुत सारी डिस्कस होगी, ठीक है। तो बस प्लीज आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखने का प्रयास करें, और जब आपको प्रश्न अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन जरूर दबावें और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है, कहे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। चलिए ठीक है, तो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मृगनयनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। जल्दी से क्विक आंसर भेजिए। चलिए बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। चलिए बहुत सारे आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर बता रहे हैं मृगनयनी के लेखक कौन है, तो मृगनयनी के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि और गोरा की रचना की, जो प्रमुख पुस्तक है हम उसकी नाम लेंगे, ठीक है, कम से कम एक दो नाम सुनकर तो याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, याद रहेगा तो रिवाइज हो जाएगा, तो अच्छी बात न है, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा किए, तो इनमें हम बोल रहे हैं गीतांजलि और गोरा। क्या बोल रहे हैं, गीतांजलि और गोरा, जो कि आपका एग्जाम में लगभग बराबर एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है, उसकी चर्चा हम करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मुख्य पुस्तक कौन है, गोदान, बहुत पूछता है, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, इनका क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं, कमायनी और आंसू, इनका प्रमुख पुस्तक है, कमायनी और आंसू, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके साथ ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्वाइटर, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। आप क्विक आंसर भेजने का प्रयास करें। बहुत अच्छा, आंसर तो आना स्टार्ट हो गया। चलिए अच्छी है। चलिए आप लोग अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाइए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। मित्रों की संख्या कम रहती है, जिसके कारण थोड़ा सा जो चैट है वो आना थोड़ा सा कम होता है। तो अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे चैट आएगा, तो आप लोग को और मन लगेगा, और उत्साह बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने मित्रों को शेयर करें और मित्रों को एकत्रित करके सारे को आप बढ़ावें, ठीक है। और जो नए मित्र हैं उनसे सब्सक्राइब करने बोले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, इसका आंसर है ग्वाइटर। क्या है, ऑप्शन नंबर ए ग्वाइटर।
ठीक है। और ऑप्शन बी की चर्चा करते हैं, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जानते हैं विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। ऑप्शन सी स्कर्वी। ऑप्शन सी के बारे में जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और ऑप्शन डी में आपका रिकेट्स है। रिकेट्स जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए इथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी SO2 तथा NO2। आपका क्विक आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। चलिए बहुत अच्छा, इसी प्रकार आप जल्द ही आंसर भेजिए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए कुछ का आंसर आ चुका। चलिए इसका आंसर बताते हैं। एक चीज़ याद रखना है, हम आपका प्रश्न पढ़ते हैं, ऑप्शन बोलते हैं, आंसर मिलाते हैं। आपने जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उसका आंसर मिलाकर अपने आप में विश्वास को जगाइए कि हाँ मेरा सही है, क्योंकि हम सबका स्कोर नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ हम BCD इसको देख रहे हैं, ये नाम भी हम नहीं देख रहे हैं कि कौन दे रहे हैं कौन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिस्कस पर बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपना आंसर भेजने में जल्दीबाजी करें, जल्द भेजें। ठीक है, तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है भोपाल दुर्घटना में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। और आपको लोग को पता है कि भोपाल जो गैस दुर्घटना कांड हुआ था वह कब हुआ था, इसका स्मॉल डेट याद रखना चाहिए। ठीक है, तो 3 दिसंबर 1984 कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984। और आज आपको एक चीज़ और हम बताने जा रहे हैं, कौन सी कंपनी से हुआ था, कौन सी कारखाना से हुआ था भोपाल जो गैस दुर्घटना हुआ, तो कौन सी कंपनी से हुआ इसका भी नाम बताने जा रहे हैं। तो यूनियन कार्बाइड, क्या है? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी है। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी है। जो आपको अच्छा लगे वह नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को 2-4 बार आप सुनकर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें बोलते हैं, जिसमें भोपाल दुर्घटना कांड हुआ था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और लगभग जानते हैं कि लगभग 15,000 व्यक्तियों का लगभग जान गई और बहुत सारे लोग क्या हो गए? अंधे हो गए। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका है प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आने वाला है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की आयु कितनी होती है? यही आपका प्रश्न है। ठीक है, आपका प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की आयु कितनी होती है? यही आपका प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्विक आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है आपके सामने। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। आप क्विक आंसर देने का प्रयास करें। थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान में रखकर कीजिएगा तो आपका सही जा सकता है। अगर थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान में नहीं रखिएगा तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। चलिए कुछ का आंसर आ चुका है, चलिए अच्छी बात है। तो थोड़ा सा ये प्रश्न जो है आपके लिए सस्पेंस भरा प्रश्न था। ठीक है, हमने इसका ऑप्शन को घुरा चुका है और क्वेश्चन को भी मैंने घुरा चुका है। देखिए क्या लिखा हुआ, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम लिखा होगा। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की आयु सीमा कितना होना चाहिए, ये प्रश्न आपका सामने। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है कि 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी चर्चा किया जाए कि मतलब कितनी अधिक उम्र होना चाहिए, अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए, तो इसका कोई सीमा नहीं है। क्लियर है बात को? इसकी कोई सीमा नहीं, अधिकतम का कोई सीमा नहीं।
ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। और आप लोग को पता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर हो गया बात को? तो इसका वर्णन जो है यानी पदेन सभापति का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, इसकी जिक्र करने वाले हैं। तो इसका जिक्र जो है 64 में है और 89 में है। क्लियर हो गया? यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 64 में है और 89 में है। क्लियर हो गया? चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपका, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न में से किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है? यही आपका प्रश्न है। निम्न में से किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है? आपका ऑप्शन है बैंक वेंचरों के पास, ऑप्शन बी है सरकार के पास, ऑप्शन सी है इक्विटी शेयर धारकों के पास, ऑप्शन डी है कंपनी निवेशकों के पास। वाह, आंसर तो आना स्टार्ट हो गया। चलिए, अच्छी बात है। इसी प्रकार आप जल्दीबाजी आंसर दें। चलिए, बहुत अच्छा, गुड। चलिए, ठीक है, इसी प्रकार अपना विश्वास को बढ़ाते हुए आंसर को दें। चलिए, ठीक है, तो इसका आंसर आपको बता रहे हैं। इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी शेयर धारकों के पास। अब आप लोग को पता, बहुत सारे को पता नहीं होता है इक्विटी शेयर धारक क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना है, इक्विटी शेयर जो धारक होता है व्यवसाय का मालिक होता है। क्या होता है? व्यवसाय का मालिक होता है जो शेयर को खरीदता है। ठीक है, जो शेयर को खरीद, सीधे आपको याद रखना, जो शेयर को खरीदता है वही इक्विटी शेयर धारक होता है। क्लियर हो गया? जो शेयर को खरीदता है, जो शेयर को खरीदेगा वही तो मालिक हुआ। ठीक है, तो शेयर को जो खरीदता है वही क्या है? इक्विटी शेयर धारक होता है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 9th प्रश्न है। 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? यही आपका प्रश्न है। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? यही आपका प्रश्न है। जल्दी से आंसर भेजिए। ऑप्शन ए गैट, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी सार्क, ऑप्शन डी चोगम। चलिए, क्विक आंसर आना चाहिए, जितना जल्द भेज सकते हैं। WTO का पूर्ववर्ती नाम मतलब पुराना नाम। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, कुछ का आंसर आ चुका। चलिए, आंसर बता रहे हैं। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो गैट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? WTO का पूर्वी नाम जो है गैट है। और आपको पता है गैट का पूरा नाम क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, याद होना चाहिए, जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्लियर हो गया बात को? याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात है कि WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। कोई एक हम वीडियो में और दे चुके हैं इसका डिटेल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का जो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, WTO का सदस्य देश कितने सदस्य हैं? तो याद रखना, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 164 होता है। WTO में कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य देश हैं। और अगर पूछेगा 164वां सदस्य देश कौन है? तो अफगानिस्तान। याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन सी है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। ऑप्शन नंबर डी है चोगम। चोगम का अर्थ आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो याद रखना, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन होता है। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन को चोगम कहते हैं। और चोगम का मुख्यालय है स्ट्रासबर्ग। ठीक है, क्लियर हो गया? चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग रामायण पढ़े होंगे या रामायण देखे होंगे तो आपका इस का आंसर आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, रामायण में राजा दशरथ के कौन से मित्र थे जो पक्षी के रूप में थे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए गरुड़, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी जटायु और ऑप्शन डी संपाति। चलिए, आना चाहिए जल्दी आंसर। बहुत अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी प्रश्न है। आपका आंसर का वेट हो रहा है, जल्दी आंसर भेजने का प्रयास करें। चलिए, कुछ का आंसर आ चुका है। चलिए, ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न आपके सामने अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें। लाइक
बहुत कम करते हैं, लाइक करने में कुछ जाता तो नहीं है, ठीक है, बशर्ते आप एक थंब का प्रयोग कर सकते हैं। जल्दी से लाइक करें मित्रों। चलिए ठीक है, अगर लाइक करते हैं तो अगले सेट का जो है अच्छा प्रश्न आने का प्रयास करता है आदमी कि अच्छा प्रश्न आवे, ठीक है। अगर लाइक कीजिएगा तो हमारा एनर्जी बढ़ेगा और अच्छे अच्छे प्रश्न आगे दिन देने वाले हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा, बहुत सारे आंसर आ चुका है, ठीक है। तो रामायण में राजा दशरथ के जो मित्र पक्षी के रूप में थे वह कौन थे? जटायु थे। कौन थे? जटायु थे। हम चारों ऑप्शन का जिक्र करेंगे, कहाँ कहाँ किसका प्रयोग हो रहा है। चलिए ठीक है, कहाँ का आंसर आता है। देखिए, पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन है उसका ध्यान हो गया कि राजा दशरथ के एक मित्र थे जो पक्षी के रूप में थे, जटायु। और आप लोग देखे होंगे कि जब माता सीता को रावण उठाकर ले जा रहा था, ठीक है, तो आकाश मार्ग से ले जाने क्रम में जटायु जो है रावण से युद्ध किया था और जटायु का एक पैर जो है कट गया था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, ऑप्शन डी की चर्चा करते हैं। ऑप्शन डी क्या है? तो जटायु के बड़े भाई का नाम क्या है? संपाति है, ठीक है। और संपाति का मुलाकात कब हुआ था? जब हनुमान, अंगद और सुग्रीव ये सब जो है माता सीता की खोज में, ठीक है, जब निकले थे तो समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर संपाति बैठे हुए थे। समझ आया बात को? वहाँ इसकी मुलाकात हुई और वहाँ जाकर इसकी चर्चा हुई कि जटायु का हम बड़े भाई हैं। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर एक की चर्चा करते हैं। गरुड़, गरुड़ तो जानते हैं विष्णु भगवान का वाहक जो है, ठीक है। ऑप्शन बी सारस, सारस को ही क्या कहा जाता है? क्रेन कहा जाता है, जो कि कहा जाता है कि रामायण जो लिखा गया था, रामायण को वाल्मीकि लिखे थे, तो रामायण का जो पहला श्लोक है तो सारस यानी क्रेन की मृत्यु के उपलक्ष्य जो है पहला श्लोक निकला था, ठीक है। क्लियर हो गया बात को? बहुत सारे टेल इसमें हो चुका है। तो अगर प्रश्न आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है गीता रहस्य। क्या है प्रश्न? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई? यही आपका प्रश्न है, ठीक है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, तो आंसर आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है। गीता रहस्य, ऑप्शन ए RNT, RNT का मतलब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो आंसर बता रहे हैं। कुछ का आंसर आ चुका है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? तिलक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, ठीक है, तिलक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या है? अंबेडकर जयंती। बहुत अच्छा प्रश्न है। अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 17 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 12 जनवरी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसका। जल्दी क्विक आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, आंसर तो आना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगले वैकेंसी जो आएगा उसमें आप लोग को ठहरना नहीं है, एकदम निकल जाना है, ठीक है। तो आप कड़ी मेहनत करें क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं गीता रहस्य के लेखक जो कौन हुए, किसके द्वारा लिखा गया, इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो गीता रहस्य पुस्तक जो है तिलक द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तिलक द्वारा लिखा गया है। याद करना है मित्रों कि तिलक यानी गीता रहस्य और गीतांजलि में सस्पेंस होता है। क्लियर हो गया? तो आपको सस्पेंस हटाने के लिए कुछ लॉजिक का प्रयोग करते हैं, जैसे गीता रहस्य है, गीता रहस्य है, जैसे तिलक का प्रयोग करते हैं। तो तिलक लगाने का अर्थ क्या है? लगाना बोलना है कि तिलक लगाते हैं मतलब क्या है? कोई ना कोई रहस्य छिपा रहता है, तब आदमी क्या करता है? तिलक लगाता है, ठीक है। तो गीता रहस्य मतलब तिलक। चलिए ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, चलिए हम 12 की चर्चा कर रहे थे। अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती ऑप्शन नंबर, इसकी चर्चा हो चुकी थी, बहुत सारे आंसर आ चुके थे, ठीक है। तो अंबेडकर जयंती आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? 17 अप्रैल क्या कर रहा है? तो 17 अप्रैल आपका है विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है, याद रहेगा, विश्व हीमोफीलिया दिवस। ऑप्शन नंबर सी तो जानते हैं 2 अक्टूबर, ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म
दिवस है। और 12 जनवरी के बारे में जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चल रहे हैं। 13, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन सत्य एवं पवित्रता, ऑप्शन बी शक्ति एवं समृद्धि, ठीक है, ऑप्शन सी आपका है प्रगति, ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय। चलिए आंसर आना चाहिए। बहुत हल्का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छी है। चलिए बहुत सारे का आंसर आ चुका, बहुत सारे प्रश्न हल्की थी। चलिए ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? चलिए इसका आंसर बता रहे हैं सत्य एवं पवित्रता, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत लोगों को सही आंसर आया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का सूचक है। और आप लोग को पता है तिरंगा में 3 रंग होता है। सबसे ऊपर वाली पट्टी जो होता है केसरिया रंग होता है, तो केसरिया रंग का प्रतीक है शौर्य, त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, और सबसे बीच वाली पट्टी में जो होता है सफ़ेद, जिसके बारे में हम लोग पढ़े अभी, ठीक है, ऑप्शन और तीसरी पट्टी जो होता है, सबसे नीचे पट्टी जो होता है हरा होता है, वह जीवन समृद्धि को बताता है। क्या करता है? जीवन समृद्धि को बताता है। क्लियर हो गया बात को? और याद रखना है कि सफ़ेद चक्र में बने पट्टी में, ठीक है, बने चक्र 1 होते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा चक्रों की संख्या तो 1, और चक्रों में तिल्लियों की संख्या तो 24। याद रखना बात को, सही है। और चक्र किसका प्रतीक है? तो प्रगति का प्रतीक है। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसकी उपस्थिति कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? आपका ऑप्शन फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी हेपेरिन, ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन। जल्दी क्विक आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी आना चाहिए आंसर इसका। चलिए ठीक है, इसी प्रकार अपना आंसर का रफ्तार बढ़ाते रहिए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए ज़्यादा हम लेट नहीं करना चाहते, इसका आंसर बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ का आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, तो किसकी उपस्थिति कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका आंसर है हेपेरिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, अब बहुत सारे की बात मन में आ रहा है कि फाइब्रिनोजन क्या है, तो इसके बारे में भी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो याद हो गया कि शरीर के अंदर, ठीक है, अंदर जब अंदर रक्त नहीं जमता है तो उसका कारण क्या? हेपेरिन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रक्त का थक्का बनने में, क्वेश्चन देखिए सुनिएगा, रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनता है तो वह फाइब्रिनोजन मदद करता है। कौन करता है? फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का जो शरीर के बाहर बनता है, रक्त का थक्का, वह जो है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन के सहारे बनता है। क्लियर हो गया? अब ऑप्शन नंबर बीज मेलानिन। ठीक है, मेलानिन कौन है? त्वचा का रंग। ठीक है, त्वचा को रंग उभारने में किसका प्रयोग करते हैं? मेलानिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं कि हेमोग्लोबिन का काम क्या है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका मुख्य काम है। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब क्या है कि जो अशुद्ध जो है, अशुद्ध कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और ऑक्सीजन को यह पहुंचाता है, इसका यही मेन काम है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 15 बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अच्छा है, जिसके बारे में देखते हैं। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? आपका ऑप्शन स्क्रीन पर है, हम ऑप्शन इसका नहीं बोलेंगे। चलिए स्क्रीन को देखिए और ऑप्शन को मारिए। चलिए बहुत सारे इसमें चर्चा होने वाली है। ठीक है, बहुत सारे चीज में बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा। ठीक है, आपका प्रश्न है शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? चलिए बहुत सारे का आंसर आ चुका है। चलिए इसका आंसर आपको बता रहे हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? चलिए ठीक है, आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, यही इसका आंसर है। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नए सिरे से बजट स्टार्ट करना मतलब क्या हो? जीरो से स्टार्ट करना। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना और आगे बढ़ना, यह क्या हुआ? शून्य आधारित बजट है। ठीक है, तो इसका मेन प्रश्न आपको आता है कि शून्य आधारित बजट का प्रयोग, यानी शब्द जो प्रयोग किया था वह सबसे पहले किसने दिया था? तो पीटर पायर दिया था। कौन दिया था?
पीटर पायर दिया था। क्लियर हो गया। अब इस पर दूसरा प्रश्न आता है कि शून्य आधारित बजट का प्रयोग सबसे पहले कौन सा देश किया था? तो अमेरिका किया था। कब किया था? अमेरिका किया था। और कब किया था? यह लगभग जो है 1962 से 1970 के दशक में किया था। मतलब 1962 अगर ऑप्शन में रहे तो 1962 मारना है, अगर 70 रहेगा तो 70 मारना है। क्लियर हो गया। 1962 में यह लगभग किया था। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। अब दूसरी बात इसमें आता है कि भारत कब किया था? तो भारत 1983 में किया था। बहुत सारे प्रश्न इसमें आ चुके। ठीक है, चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 16। प्रश्न नंबर आपका 16 नंबर प्रश्न क्या करा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपका स्क्रीन के सामने है, हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे, आप जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, इसी प्रकार आप क्विक आंसर देते रहें, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, कल की अपेक्षा यानी पिछले वीडियो की अपेक्षा, पिछले क्लास की अपेक्षा आज बहुत मजा आ रहा है आप लोग को, हम देख रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इसी प्रकार आप इंटरेस्ट लेते रहें और प्रश्न को अपने जहन में भरते रहें। ठीक है, चलिए इसके साथ इसका आंसर बता रहे हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब जब पता है आपको निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की वस्तु दिखाई पड़ता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। उल्टा होता है, याद रखना है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस को और दूर दृष्टि में प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस को। क्लियर हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर आगे 17 की तरफ। पारसेक किसकी इकाई है? आपका ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर भेजिए। पारसेक किसकी इकाई है? चलिए जल्दी आंसर भेजिए। चलिए अच्छी बात है, कुछ का आंसर आ चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर बता रहे हैं पारसेक किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दूरी की इकाई है पारसेक। ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर पूछेगा कि एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, तो आप लोग को पता है कि 3.08 कितना 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। ठीक है, 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। ठीक है, ये मीटर में हुआ। अगर प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो प्रकाश वर्ष में क्या कहेंगे? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब याद करना है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। क्लियर हो गया। तो मित्रों, आप लोग को शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना है, क्योंकि हमने कल वादा किया था कि आपको याद करने के लिए हम कुछ प्रश्न देंगे जो कि गांधी पर आधारित होगा। मतलब बहुत सारे राज्यों से, बहुत सारे जगहों के गांधी कहलाते हैं, तो उसके हम प्रश्न देने वाले हैं। तो इस प्रश्न में आज इस वीडियो में हम उस प्रश्न को दे चुके हैं, तो आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना है। ठीक है, बहुत सारे आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 पर क्या कर रहा है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यही प्रश्न है और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और आंसर को मारिए जल्दी से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है ABCD, जल्दी से आंसर भरिए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आ चुका है, अच्छी बात है। तो बहुत सारे का आंसर आ चुका है, सी, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर ही सी है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको याद होना चाहिए कि खाने वाला सोडा को ही हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, और जिसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सूत्र होता क्या? NaHCO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चलिए आपके सामने आपका ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से ऑप्शन को देखिए और आंसर को मारिए। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, मिस किए। चलिए अच्छी बात है। चलिए ठीक है, कुछ ने आंसर दिया और कुछ ने आंसर नहीं दिया और कुछ ने आंसर गलत दिया। चलिए
तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र सन्याल किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। और ध्यान करना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अगर ऐसा रहेगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रहेगा, तो उसी अवस्था में मानना है भगत सिंह, जो कि 1928 में किए थे। क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, तो भगत सिंह के बारे में भी पता हो गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20, आपका करेंट प्रश्न है 20, बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा योजना चलाया है? ठीक है, आपका आंसर स्क्रीन पर है, ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से आप भेजिए। वंदे मातरम मिशन, ऑप्शन बी है वंदे भारत मिशन, ऑप्शन सी है वंदे कोविड-19 मिशन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छी प्रश्न है, बहुत लेटेस्ट प्रश्न है, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपना आंसर दें, अपना सुझाव दें, ठीक है। चलिए, कुछ का आंसर आया है और कुछ का आंसर तो नहीं आया है। चलिए, बहुत अच्छी प्रश्न है, यह करंट के रूप में है। तो दूसरे देश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाया है। वह योजना चलाया है, पहले हम डिस्कस इसका कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। वह योजना जो चलाया है, वह योजना चलाया है आपका 7 मई को, ठीक है। तो पहला चरण 7 मई 2020 को चलाया है, और दूसरा जो है 16 मई को, दूसरा चरण जो है 16 मई को स्टार्ट होने वाला है। तो इसका आंसर बता रहे हैं कि इसका आंसर जो है, मिशन का नाम जो है तो वंदे भारत मिशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आपका प्रश्न दे सकता है कि वंदे भारत मिशन कब से, यानी पहला चरण कब चलाया गया था? तो 7 मई 2020। दूसरा चरण कब चलाया जा रहा है? तो 16 मई 2020। अगर पूछेगा कि पहले चरण में कितने लोगों को भारत लाया गया, तो 6527 लोगों को भारत लाया गया। क्लियर हो गया बात को? तो आपका ये 20 प्रश्न जो ऑप्शन के रूप में, आपका क्यूज के रूप में जो चल रहा था, तो आज चल गया, ठीक है। तो आज 20 प्रश्न संपन्न हो चुका, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और जो नए जुड़े हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजें, ठीक है। अपनी मित्रों की श्रृंखला को बढ़ाएं, ठीक है। जो आप लोग चैट करते हैं, 12-14 चैट करने में लगे रहते हैं, आप इसे कम से कम 30-40 का अनुपात में अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा, आप लोग को और विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो आज हम आप लोग को बताने वाले थे कि 20 प्रश्नों के बाद हम बहुत सारे प्रश्न आपको देने वाले हैं, जो कि गांधी पर देने वाले हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम 20 प्रश्नों को आप लोग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को एक बार फिर से थैंक यू करना चाहते हैं कि आप लोगों ने डेली प्रश्नों को ध्यानपूर्वक बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए थैंक यू। चलिए, अच्छी बात है। तो अब हम चल रहे हैं आगे। अब कुछ प्रश्न आप लोग को होमवर्क के रूप में लाए थे, ठीक है, उसको हम देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है लिखा हुआ। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब क्या महत्वपूर्ण है जिसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। देखिए, पहला आपका प्रश्न है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, याद करना है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका है, बिहार का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट, ठीक है, जो कि कल आपका प्रश्न था, ठीक है। चलिए अगले में चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बंगाल का गांधी किसे कहा जाता है? आपका कल वाला प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी था, जिसके हम बोले थे कल इसकी चर्चा हम करेंगे। आपका ऑप्शन में है लेकिन हम नहीं बताएंगे, लेकिन उस प्रश्न को हमने आज दिया है। बंगाल का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। क्या कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, ठीक है। अगले प्रश्न, गुजरात का जनक, ठीक है, गुजरात का जनक या गुजरात का गांधी हम बोलते हैं, ठीक है। तो गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 आपका है, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग को जानते हैं, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, फ्रांस का गांधी
पियरे पैरोडी। देखिए फ्रांस और प याद रखना है, प ये ना कि इटली और फ्रांस में फंस जाइएगा, ठीक है। तो फ्रांस में प और फ रखना है, यानी फ है तो प बुलाया, ठीक है। तो फ्रांस का गांधी पियरे पैरोडी, पियरे पैरोडी, पियरे पैरोडी, याद हो गया होगा, पियरे पैरोडी, क्लियर हो गया, बोलने भी आ गया होगा। चलते हैं 7वां नंबर में, इटली का गांधी, इटली का गांधी डेनिलो डॉल्सी, डेनिलो डॉल्सी, डेनिलो डॉल्सी, याद हुआ, ठीक है। इटली के गांधी डेनिलो डॉल्सी। तो ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए था, ठीक है। 7 प्रश्न, ठीक है। 7 जो है शुभ अंक माना जाता है, ठीक है, जीवन के लिए, अच्छी बात है। तो चलिए आप लोग का आज 20 प्रश्न का जो श्रृंखला था वो भी हो चुका, और कुछ प्रश्न जो है आपको याद करने दिए थे वो भी हो चुका, और डेली कुछ ना कुछ प्रश्न आप लोग को हम याद करने के लिए देंगे, ठीक है। अब 5 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो डेली हम प्रयास करेंगे आप लोग को 2-4 प्रश्न याद करने के लिए देंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजें, ठीक है। अच्छा लगा या कुछ सुझाव देना है तो भी भेजें, ठीक है। कुछ प्रश्न कठिन देना है तो भी भेजें, कुछ आसान प्रश्न देना है तो भी भेजें। अगर आपको जो भी इच्छा हो आप कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूरी लिख कर भेजें, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक यू, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजें, अपनी श्रृंखला को बढ़ावें। चलिए ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, ठीक है। तो अगले दिन हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।